आज का अगला टॉपिक है राजभाषा। यानी आज हम लोग भाषाओं के बारे में समझेंगे कि भाषा क्या होती है, ठीक है, या भाषा हमारे जो संविधान में उसका क्या अस्तित्व है। इस सब के बारे में पूरा चर्चा करेंगे। भाषा के बारे में पूरा चर्चा होगी। तो अगर भाषा की बात करें तो भाषा हमारे संविधान में कहां पर वर्णित है? संविधान के अनुच्छेद 343 से 351 तक, 343 से लेकर के 351 तक संविधान में सिर्फ और सिर्फ क्या किया गया है? भाषा के बारे में बताया गया है। अगर भाग की बात करें, संविधान भाग में अगर आपको किस बात की चर्चा मिलेगी, तो उसमें भी क्या संविधान में भाषा की चर्चा मिलेगी आपको। भारत में अगर देखिए, भाषा तो आप समझ रहे हो भाषा क्या होती है। अगर आम बोलचाल या अपने विचारों को या अपने सोच को अगर हम दूसरे के सामने व्यक्त करना चाहते हैं, जिसके माध्यम से व्यक्त करते हैं, उसे क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। लेकिन यहां पर आपको जानना है कि राजभाषा क्या होती है। यहां पर आपको क्या जानना है कि राजभाषा क्या होती है। तो राजभाषा का मतलब होता है सरकारी कार्यों के लिए जिस भाषा का प्रयोग किया जाए उसे राजभाषा कहते हैं। फिर से बोल देते हैं, सरकारी कार्यों के लिए, सरकारी कार्यों के लिए जिस भाषा का प्रयोग किया जाए, जिस भाषा का प्रयोग किया जाए उसे राजभाषा कहते हैं। सरकारी कार्यों के लिए जिस भाषा का प्रयोग किया जाए उसे राजभाषा कहते हैं। इतनी बात आप समझ लिए, अनुच्छेद समझ लिए, भाग समझ लीजिए। अब आपको जान के हैरानी हो कि पूरे भारत में अगर भाषाओं की बात करें, थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, गंदा लिख गया है। भारत में अगर बात करें तो भारत के अंदर कम से कम 1652 से अधिक भाषाएं बोली जाती हैं। यानी भारत के अंदर लगभग कितनी भाषाएं बोली जाती हैं? यानी 1600 से ज्यादा भाषाएं बोली जाती हैं। इनमें से अगर बात करें तो 63 भाषाएं ऐसी हैं जो विदेशी भाषाएं हैं। 63 भाषाएं क्या हैं? ऐसी भाषाएं हैं जो विदेशी भाषाएं हैं इन 1652 में। आपको जानकर हैरानी होगी, इनमें से 46% ऐसे लोग हैं, 46% ऐसे लोग हैं जो हिंदी का प्रयोग करते हैं। यानी हिंदी का प्रयोग करने वाले कितने लोग हैं? 46% लोग हैं। भारत के अंदर हिंदी की बात करें तो हिंदी कम से कम 9 से ज्यादा राज्यों में बोली जाती है। 9 से ज्यादा राज्यों में बोली जाती है। हिंदी जो है हमारी कहां कहां बोली जाती है? 9 से ज्यादा राज्यों में बोली जाती है। 9 से ज्यादा राज्यों में बोली जाती है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। अगर हम बात करें कि एक मुंशी जी थे, मुंशी अयंगर जी थे, इनके माध्यम से, इन्हीं के द्वारा क्या हो पाया था कि हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिल पाया। हिंदी का राजभाषा का दर्जा कब मिला था? पहले ये जान लीजिए। हिंदी को राजभाषा का दर्जा जब मिला था, वो मिला था आपका 14 सितंबर 1900, यहां लिख देते हैं 14 सितंबर 1949। 1949 को इसे मुंशी अयंगर के माध्यम से इसे राजभाषा का दर्जा मिल पाया था। इसी वजह से हर 14 सितंबर को, हर साल 14 सितंबर को हम लोग क्या करते हैं? हिंदी दिवस मनाते हैं। आप सब लोग जानते होंगे कि हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है ये भी आप समझ लिए। साथ साथ में ये भी समझ लिए कि आप 14 सितंबर 1946 को, यहां पर माफ कीजिएगा 1949 है, वो मैं बोल रहा हूं 49, लिख जा रहा है 46। तो 14 सितंबर 1949 को राजभाषा के रूप में दर्जा मिला। इसीलिए हर साल 14 सितंबर को, हर साल 14 सितंबर को हम लोग हिंदी दिवस मनाते हैं। ये बात आप समझ गए होंगे। अब अगर हम आगे बात करें, आगे हम लोग बात करेंगे कि जैसे मैंने बताया कि अनुच्छेद 343 से लेकर के 351 तक जो बात की गई है, राजभाषा के बारे में बात की गई है। तो अलग अलग बात करते हैं कि हर अनुच्छेद में क्या क्या बात किया गया है, किस अनुच्छेद में क्या बात की गई है। सबसे बात करेंगे 343 की। 343 में क्या बताया गया है? अनुच्छेद 343 में क्या बताया गया है कि संघ की राजभाषा क्या होगी। जब मैं संघ की बात करता हूं तो केंद्र सरकार की बात होती है। यानी कि केंद्र सरकार मोदी गवर्नमेंट जो है, यानी मोदी की बात कर रहा हूं। यानी कि जो अनुच्छेद 343 में बताया गया है कि हमारी केंद्र सरकार किस भाषा में काम करेगी, वो अनुच्छेद 343 में बताया गया है। अनुच्छेद 344 में क्या बताया गया है? अनुच्छेद 344 में बताया गया कि हमारी संसद है, संसदीय आयोग समिति जो है वो किस प्रकार से काम करेगी। जो हमारी संसद है या संसदीय जो हमारे आयोग बनते हैं, ये किस भाषा में बात करेंगे, किस भाषा में काम करेंगे, ये अनुच्छेद 344 में बताया गया है।
इसी तरीके से अगला जो अनुच्छेद है हमारा वो 345 है। 345 की अगर बात करें तो 345 में राज्य की राजभाषा कौन सी होगी, कैसे डिसाइड की जाएगी, राज्य की भाषा। राज्य की भाषा आपके अनुच्छेद 345 में बताई गई है। 346 में क्या बताया गया है कि हमारे दो राज्य अगर आपस में संवाद करते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश आपस में बातचीत करेगा तो किस भाषा में बात करेगा, अनुच्छेद 346 में बताया गया है। अनुच्छेद 346 में किस प्रकार बताया गया है कि हमारा एक राज्य दूसरे राज्य के बीच में कैसे संवाद करेगा, यानी एक राज्य दूसरे राज्य से कैसे संवाद करेगा, एक राज्य दूसरे राज्य से कैसे संवाद करेगा, इस बारे में बताया गया है। संवाद करेगा इस बारे में बताया गया है। इसी तरीके से अनुच्छेद 347 में क्या बताया गया है कि हमारे देश के अंदर एक समूह अगर कोई भाषा कुछ भी बोलना चाहता है वो ये भाषा बोल सकता है। जैसे मान लो उत्तर प्रदेश के अंदर ही बहुत सारी अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। हम लोग हिंदी बोलते हैं, हिंदी की कुछ बोलियां, जैसे कुछ लोग खड़ी बोली बोलते हैं, कुछ लोग अवधी बोलते हैं। जैसे हम लोग अवध क्षेत्र में आते हैं तो अवधी हमारी भाषा होती है। कुछ लोग भोजपुरिया बोलते हैं, कुछ लोग कुछ भी बोलते हैं। जैसे तमिलनाडु में तमिल बोलते हैं, कर्नाटक में कन्नड़ बोलते हैं, है ना, गुजरात में गुजराती बोलते हैं। वो हम लोग अलग से पढ़ लेंगे कि किस राज्य में कौन सी भाषा बोली जाती है। इसी तरीके से हम आगे बात करते हैं, अनुच्छेद की बात करें। अनुच्छेद 348 में क्या बताया गया है, अनुच्छेद 348 में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बारे में बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट कौन सी भाषा का प्रयोग करेगा। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट क्या करता है, सबसे पहले इंग्लिश का प्रयोग करता है, फिर हिंदी का भी प्रयोग करता है। फिर बात करते हैं अनुच्छेद 349 की। अनुच्छेद 349 में क्या बताया गया है, अगर भाषा संबंधित कोई विशेष प्रक्रिया है, अगर भाषा संबंधित कुछ भी प्रयोग करना है, अगर भाषा के बारे में ही बताना है तो किस भाषा में वो बोला जाएगा, किस भाषा में बताया जाएगा, अनुच्छेद 349 में बताया गया है। अगला है आपका 350। 350 में शिकायत निवारण के लिए बात की गई है। अगर कोई आप शिकायत करते हो, शिकायत वह किस भाषा में सुनी जाएगी, वो अनुच्छेद 350 में बताया गया है। अगला और आखिरी अनुच्छेद हमारा क्या है, 351 है। 351 में क्या बताया गया है, हिंदी भाषा के विकास के लिए, यानी हिंदी भाषा को कैसे डेवलप किया जाए, हिंदी भाषा को कैसे विकास हो, हिंदी भाषा को कैसे मातृभाषा के रूप में लाया जाए, कैसे राष्ट्रीय भाषा के रूप में विकसित किया जाए, इन सब बातों के बारे में अनुच्छेद 351 में बताया गया है। तो आपको स्टार्टिंग में ही बता दिए थे हमारी भाषाएं जो है वो 343 से लेकर के 351 से संबंधित है। वो मैंने सारे एक एक करके बता दिए। शायद आपको पूरा समझ में आ गया होगा, और अगर आपको ना समझ में आया हो तो इसको क्या करिएगा, एक बार दोबारा देखिएगा अच्छे से वीडियो को, तो और समझ में आ जाएगा। अभी एक बात और बताएंगे, बस बंद कर देंगे इस वीडियो को, मतलब ये आपका टॉपिक पूरा हो जाएगा। बताना ये है कि भारत में भारतीय भाषा संस्थान कौन कौन से हैं। भारतीय भाषा संस्थान, भारतीय भाषा संस्थान कौन कौन से हैं और कहाँ कहाँ हैं, ये भी आपसे एग्जाम में कई बार पूछ सकता है और पूछा भी है कई बार। तो एक एक करके समझते हैं। जैसे लिखा है भारतीय भाषा संस्थान कहाँ है, भारतीय भाषा संस्थान कहाँ, यही पूछ लिया सबसे पहले। तो जान लीजिए ये कहाँ है, ये आपका मैसूर कर्नाटक में है। ये कहाँ है आपका, मैसूर में है। ये कहाँ है आपका, कर्नाटक में है। इस तरीके से एक और बात करते हैं। अगला है आपका राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान कहाँ है, राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान कहाँ है, संस्कृत संस्थान लिखना था यहाँ पे, संस्थान कहाँ है, तो ये आपका दिल्ली में है। ये कहाँ है आपका, दिल्ली में है। ये कहाँ है आपका, दिल्ली में है। इसी तरीके से एक और बात करते हैं। अगला जो है राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ कहाँ है, राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा एग्जाम में। विद्यापीठ ये कहाँ है, तो ये आपका है तिरुपति। तिरुपति सब लोग जानते, तिरुपति बालाजी सब लोग आप घूमने भी गए होंगे, तो यह कहाँ मिलेगा आपको, तिरुपति में मिलेगा। इसी तरीके से अंग्रेजी और विदेशी भाषा विश्वविद्यालय कहाँ है, वो हैदराबाद में है। इसी तरीके से शास्त्रीय तमिल केंद्रीय संस्थान कहाँ है, चेन्नई में है। और इसी तरह राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान कहाँ है, दिल्ली में, मैंने आपको बता ही दिया। भारतीय भाषा संस्थान कहाँ है, मैसूर कर्नाटक में है। तो इस तरीके से टॉपिक समाप्त हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद।